नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम एक बार फिर से जो हमारा सामान्य हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है वर्णमाला। इसके तहत हम देखो, इसका जो हमने हमारी प्रैक्टिस थी या फिर हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट था वर्णमाला का, वो हम सब कुछ देख चुके हैं पिछली वीडियो में। और ये जो योगा वो यूनिट नंबर 1 का वो पॉइंट अभ्यास वाला पॉइंट होगा आपका। जैसे इसे कहते हैं, जैसे यूनिट नंबर 1 पढ़ी, तो ये हमने यूनिट नंबर 1.1 के हिसाब से इसे देखेंगे। और उसके साथ साथ ये कौन सी, देखो ये जो है आदित्य पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन वाली बुक है, इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे इसमें। और उसके तहत ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीपीएससी जो आपका सी सेट का पेपर होता है ना, उसके लिए यूजफुल होगा। उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी पेपर बिना हिंदी के तो देखो बनता ही नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी का बिना कोई पेपर। इसके साथ साथ एसएससी और यूपी पीसीएल का भी कोई पेपर बिना हिंदी के नहीं बनता। और आप देखेंगे, जैसे अब आप वर्तमान में या प्रेजेंट में जो वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट जूनियर की या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो उसमें भी आपकी हिंदी का जो वेटेज है वो 55 मार्क्स का है। तो 55 मार्क्स 180 में से, आउट ऑफ 180 में से बहुत होते हैं। तो बहुत बड़ा वेटेज है इसका यहाँ भी। ऐसे यूपी टेट में देखेंगे 30 नंबर की आती है, सी टेट में देखेंगे 30 नंबर की आती है, और जितने भी वेरियस एग्जाम होंगे आपके, तो सबके लिए ये यूजफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत वर्ण एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज में देखेंगे हम आदित्य पब्लिकेशन की वर्णमाला की एक्सरसाइज। और स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला जो हम किसे कहेंगे, वर्णमाला होती क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ। यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज पहले आप उसे कवर कर लीजिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। कवर कर लीजिए पहले एक बार उसको। तो देखो, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अर्थात आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी इसमें, क्योंकि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, जैसे कलम, ये वर्णों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित समूह कैसे, देखो जैसे आप लिखते हैं मलक, ये कोई व्यवस्थित समूह नहीं आता, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड बनता ही नहीं। जैसे लेमक, तो ये कोई वर्ड तो बनते हैं, लेकिन ये एक व्यवस्थित रूप में नहीं दिखाई देते आपको। तो इसी वजह से क्या बनेगा आपका, जैसे आप देखते हैं शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, नहीं। वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, नहीं। ऐसे शब्दों के गणना को वर्णमाला कहते हैं, नहीं। तो आपका आंसर क्या बनता है, केवल एक ही इसमें आपका आंसर बन जाता है। उसके बाद में कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखो, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी वर्ण। जो सबसे शुरुआत करते हैं वर्ण की, जो हम शुरुआत करते हैं वो हमारी किससे होती है, वर्णों से होती है। जैसे आप देखते हैं कै वर्ण है, कै एक वर्ण है, है एक वर्ण है। तो ये सब क्या है, ये सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ये होगी। स्वर आप जानते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने थे, मूल व्यंजन तो 33 होते हैं, लेकिन कहने के लिए कहीं कहीं आपको 39 भी मिल जाएंगे देखने को। उसके साथ साथ शब्द आप जानते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द। जैसे कुछ वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, कै वर्ण मिला, मै वर्ण मिला और लै वर्ण मिला, तो ये क्या बन गया, तो ये शब्द बन गया एक आपका। इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो आपकी वर्ण होगी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में जो कितने वर्ण होते हैं, देखो वर्णमाला में यदि वो वर्ण की बात करता है, तो वर्ण में आप स्वर को भी समायोजित करोगे, और उसके साथ साथ आप व्यंजन को भी समायोजित करोगे। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कितने वर्णों की संख्या बनती है, तो इस प्रकार वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या बनती है वो 52 बन जाती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट सवाल आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, तो वही आपकी यहाँ पर फिर से बनेगा। नेक्स्ट है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। तो व्यंजन और स्वर के जो संयुक्त रूप को कहा जाता है वो अक्षर कहा जाता है, क्योंकि व्यंजनों से और स्वरों से मिलकर ही अक्षर का निर्माण होता है। जैसे देखो, यदि मैं आपसे कह दूं कै कै, क्या इसमें अ व्यंजन नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि देखो, कै व्यंजन जो होता है वो ये है प्योर, इसमें कै के नीचे आप हलंत लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये वर्ण, ये प्योर व्यंजन कहलाएगा। क्योंकि जो व्यंजन बनते हैं बिना स्वर की मदद से बन ही नहीं सकते। इसलिए इसमें क्या होंगे, एक स्वर तो हमेशा होता है, और कोई किसी भी व्यंजन में ए तो छुपा ही होगा। जैसे आप मैं ले लो,
मैं को आप प्योर व्यंजन बनाओगे तो इसके नीचे हलंत लगा दो, अर्थात इसका स्वर निकाल दो, तो हलंत लगते हैं उसका स्वर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनती है। तो इसलिए व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। का हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, या भली बात जानते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। अभी पीछे भी आपको बताया था कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, कि आपके हिंदी भाषा में जो प्योर व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। इसमें आप देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य रे ले वे। और आप देखते हैं फिर कुछ स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज, ये मैं आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस जो मैंने करवाई थी उसकी कॉन्सेप्ट की, उसमें मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखो, एक से अधिक वर्णों के मेल को जो कहते हैं वो अक्षर कहते हैं। एक ही सवाल बार बार अलग अलग रूपों में क्या हो जा रहा है, पूछा जा रहा है वो। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होगी तो वो भी आपकी 33 होगी, रिपीट हुआ सवाल। फिर आप देखेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और उनके उच्चारण में जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, तो व्यंजन के उच्चारण में कौन सहायक होता है जी, स्वर। तो व्यंजन के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं, क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, बी। 11। हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं वो आपकी दो होती हैं केवल। हिंदी में जो ध्वनि होंगी आपकी केवल दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके 25। स्पर्श व्यंजन आपके 25 दिखाई देंगे, जैसे आप कचट, क, च, पे, कचट, ये इस तरह से। तो कै वर्ग का, च वर्ग का, टे वर्ग का, तै वर्ग का और पै वर्ग का, जैसे कै, ख, ग, डै और ढै, इस तरीके से बनते हैं। च, छ, ज, झ में, टे, ठे, डे, ढे में, पै, तै, थे, दै, धै में, पै, फै, बै, भै में। तो ये जो बनते हैं ये आपके 5 वर्ड बनते हैं। तो कचट तब से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में जो संख्या बनेगी वर्णों की, वो बनेगी आपकी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बनेगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई माना जाता है वो माना जाता है शब्द को। सार्थक है, सार्थक का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप में, और लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। तो शब्द छोटा भी होता है और सार्थक भी होता है, तो किससे मानेंगे हम, शब्द को माना जाता है। लिपि में चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। देखो, जब हम लिपि में क्रमबद्ध समूह को देखते हैं, देखो क्रमबद्ध समूह को ही हमने पीछे जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वहां भी क्या था, कि चिन्हों के या लिपि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसलिए ये आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा इसमें डी। नेक्स्ट, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को जो हम कहेंगे वो कहते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या फिर से वही रिपीट हुआ है, 33 होती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो बताओ आप ही। देखो, शब्द की जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वो आपकी वर्ण कहलाती है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन से हैं। देखो, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4। तो दीर्घ स्वर आपके 4 होंगे। अब आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लगा के सोचना है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। जैसे आप देखते हैं ए, ई, और जो आपका ए, और ये तो हो ही गया, और जो ऊ होता है आपका, इस तरीके से ये आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। तो ये होगा इसमें ओ। ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये बनाया गया है। अब हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखो, हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 4। ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। जबकि 11 कौन होते हैं, 11 आपके स्वर होते हैं। पूरे के पूरे 11 आपके स्वर कहलाते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। देखो, दीर्घ स्वर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दीर्घ स्वर आपका कौन सा होगा। तो दीर्घ स्वर कौन सा होता है, आ, ई, ए, और जो होता है ओ आपका है। तो ये आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो दीर्घ स्वर जो होगा आपका वो आ होता है। जैसे आप कहते हैं आ, ए, ई, इस तरीके से जो बनते हैं वो आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा। तो वो होता है आपका प्लेतु स्वर।
तो आप देखते हैं ना इस तरीके से ये होता है, इसे बोलते हैं प्लेतु स्वर। प्लेतु स्वर कौन सा होता है? तो देखो अब इसमें आप फिर से खुद भी देखकर बताइए कि प्लेतु स्वर होता कौन सा। जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम, ओम इस तरह से बोलते हैं, तो वो ये हमारा प्लेतु स्वर की श्रेणी में आता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो देखो जीव के आधार पर इसमें आपका अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है और पश्च स्वर आता है, विवरत स्वर नहीं आता। तो आंसर क्या बनेगा आपका? विवरत स्वर ही होगा। ध्यान रखेंगे कि जीव के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो तीन प्रकार से होता है, अग्रभाग, पश्चभाग और मध्य भाग के रूप में। नेक्स्ट आपका सवाल। नेक्स्ट कहता है कि मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर किसे कहेंगे? जो मध्य में होगा लगभग उसी को ही आप मध्य स्वर कह सकते हैं। तो जैसे ओ को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर की श्रेणी में, ए को हम मध्य स्वर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का शब्द है? तो वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है आपका, वो पश्च संवृत स्वर होता है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ पश्च संवृत स्वर की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो कौन सा स्वर संवृत है? तो कौन सा स्वर संवृत होगा इसमें से? जो ई है, ई जो स्वर है आपको, वो संवृत श्रेणी में आता है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा कहलाता है? तो अर्ध विवृत स्वर जो होगा आपका, वो कहलाएगा आपका ए, सॉरी हाँ, ए आपका विवृत स्वर कहलाएगा। उसी तरीके से स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर ध्वनि के जो आपके प्रकार बनेंगे इसमें, वो होंगे आपके दीर्घ भी होते हैं, लघु भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। तो उपयुक्त में से तीनों ही प्रकार आपके स्वर ध्वनि के प्रकार बन जाते हैं। हिंदी की अग्र, आवर्ताकार और समृद्ध ध्वनि है, तो हिंदी की अग्र, आवर्ताकार और समृद्ध ध्वनि कौन सी होती है? तो अग्र, आवर्ताकार, समृद्ध ध्वनि होती है आपकी ई। इसको अग्र भी कहते हैं, इसको आवर्ताकार भी कहते हैं और इसको समृद्ध ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो जो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक मात्रा का समय लगता है या दुई मात्रा का समय लगता है। जिनमें दुई मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं, जिनमें एक मात्रा का समय लगता है वो लघु कहलाते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को हम जो कहेंगे वो कहते हैं समरूप या ग्रेफीम। तो समरूप हम इसको किसको? मात्रा स्वर को कहा जाता है। ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? देखो ओ और ओ जो हैं वो आपके कंठोप से, कंठोष्ठ बोले जाते हैं। कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं आपके। जैसे आप बोल के देखो, ओ, ओ, तो इस तरीके से कंठ से आवाज आएगी और ओष्ठ से आवाज आएगी। इस तरीके से कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ, कंठोष्ठ। स्वर किसका भेद है? देखो जो स्वर भेद होता है वो होता है वर्णों का, क्योंकि वर्णों के मेल से ही तो क्या होता है, जब वर्णमाला बनती है वो किससे बनती है? वर्णों के मेल से ही वर्णमाला मिलती है। और वर्णों के मेल में ही या वर्णमाला में ही कौन शामिल होते हैं? स्वर भी शामिल होते हैं और वहीं पर व्यंजन भी शामिल होते हैं। तो इसलिए आंसर सी बनेगा। 35 नंबर का सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर की श्रेणी में जो आता है वो ऊ नहीं आता। इसका मतलब ए भी है, ए भी है और ए भी है। तो तीनों ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आएंगे, जबकि ऊ, बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर की श्रेणी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ प्लस तालव्य से दोनों से मिलकर बनता हो, तो दोनों से मिलकर बनता है ए। जो छोटा ए होता है वो दोनों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिक मतलब जो नाक से हवा निकलती है जिनमें, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं? संभालना, संभालना कैसा है? अनुनासिकता का भेद कराता है, बोध कराता है ये। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो वो फिर से वही, अब देखो कौन कौन से शब्द नाक से बोले जाते हैं वही आपका क्या कहलाएंगे? अनुनासिकता वाले कहलाएंगे। जैसे 38 में आप देखेंगे, जो इसका आंसर बनेगा वो बोलेगा कंठाग्र। जैसे आप बोलते हैं कंठाग्र, तो यहाँ से आपको नाक से हवा निकलती नजर आएगी, तो इसी तरीके से कंठाग्र आपका आंसर होगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो वर्ण में आप कैसे देखेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, चट, टे, चे, पे और तय और त। इसे बोलते हैं ये होता है कैफ और कंठ, कंठ से
ये होता है तालुव्य से। और फिर आप देखेंगे मूर्धन्य, और आपका दंत, फिर होते हैं ये ओष्ठ। इसका मतलब जो पे वर्ग वाले हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब वो कह रहा है कि किसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तो कंठ किस में आएगा? कै। अब कै वर्ग में कौन कौन आते हैं? कै, खे, खे, कै, खे, गे और डे। तो इस तरीके से आपके आएंगे। लेकिन आप अब आप यहाँ पर देखें, तो जो हमने व्यंजन देखे हैं, तो व्यंजनों में तो कोई ऐसा कोई खासा मिलता नहीं। तो अब आपको स्वर में देखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो छही आता है और ना ही हई आता है। तो आपको फिर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। जो बड़ा ए है वो उसका उच्चारण स्थान भी कंठ से बोला जाता है। आप बोलकर देख लीजिए, जैसे कंठ वो ए बोलेंगे तो आवाज कहाँ से आएगी? गले से अंदर से निकल कर आएगी, तो इसलिए क्या बोलेंगे? ए। तो ए की जो आवाज आती है वो कंठ से निकल कर आती है, तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी। 40। ए का उच्चारण स्थान है, अभी तो आपको बताया कि जो ए का उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, तो ए का उच्चारण जो होगा वो आपका कंठ तालुव्य से होगा। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो फिर से वही कंठ तालव्य से होगा इसका भी। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार से हम स्वरों को बांट देते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लेतु क्या हैं? देखो, वर्ण तालिका के अनुसार जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लेतु हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जो हम मात्रा के आधार पर बांटते हैं वो तीन वर्गों में बांटते हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लेतु स्वर। तो इनमें हम बांट देते हैं। पीछे भी वही सवाल रिपीट हुआ, आपके सवाल का रूप बदल दिया बस। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाए जाते हैं, तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो वो कंठ तालव्य में अभी फिर से रिपीट हो गया सवाल आपका। ए जो थे वो क्या किससे बोले जा रहे थे? कंठ तालव्य से ही बोले जाते हैं आपके। फिर कहता है ए और ए का उच्चारण स्थान है, फिर से वही आ गया कंठ तालव्य इसका स्थान होगा। तो निम्नलिखित कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो वो कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? अब आप फिर से देखो, क्या जो हमारा कंठ से बोली जाती है वो, जैसे क, च, खचट, तप, ये आपको देखो बार बार लिखना पड़ेगा। और जो पहला वाला है वो कंठ से ही बोला जाता है आपका। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, के, टी, एम और दा। के, टी, एम, दा से भी आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब के फोर कंठ, टी फोर तालव्य, एम फोर मूर्धन्य, ए फोर दा फोर दंत और ओ फोर ओष्ठ। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। तो कै खे जो है ये आपकी कैसी ध्वनियां हैं? कंठ वाली ध्वनियां कहलाएंगी आपकी। उसके बाद में फिर क्या है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ की ध्वनि कौन सी है? तो फिर से अब आप सोचो कि कौन सी है कंठ की ध्वनि। तो इसमें जो आपकी कंठ की ध्वनि बनेगी वो बनेगी आपकी है। तो है जो है वो कंठ से भी बोला जाता है। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो फिर से अब आप या तो जो स्पर्श व्यंजन वाली कंडीशन है, जो 25 स्पर्श व्यंजन है, या तो उसमें से देखो बनाकर, या फिर आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे क, ख, ग, घ और ड। ये किससे हैं? कंठ से। तो घ किस में है? कंठ वाले में। तो आंसर क्या बनेगा? बी। निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण कौन कौन से हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? तो जो कंठ से बोले जाते हैं वो आपके वर्ण जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके आ। आ भी कंठ से बोला जाता है भी और विसर्ग। ये तीनों के तीनों कंठ से ही बोले जाते हैं। कंठ के वर्ण कौन से हैं? तो वो फिर से वही कंठ का वर्ण अभी तो देख रहे हैं हम, इसका ई जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। कंठ का जो होगा वो, सॉरी, ये ई नहीं होगा इसका, ये आएगा आपका ए। तो जो कंठ का जो वर्ण आएगा वो आपका ए आएगा। ये आपका बी आंसर बनेगा। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? देखो, स ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालुव्य से होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर निया, निया क्या है? देखो, क्या देखा हमने? ख, ग, कै ख ग घ, फिर आएगा च, छ, ज, छ और निया। अब आप खुद बता दो कि किसमें है। तो ये हो गया कंठ का और ये हो गया आपका किसका? तालुव्य का। तो तालुव्य से आपका इसका आंसर बनेगा, तो इसलिए तड़िपन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। नेक्स्ट, हिंदी की सैध्वनि है, तो हिंदी की सैध्वनि कौन सी कहलाती है? पीछे भी देख चुके हैं हम इसको। तो हिंदी की सैध्वनि जो कहलाती है वो तालुव्य कहलाती है आपकी। च, छ, ज, झ, निया का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये जो अभी आप देख रहे थे, इसका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से निकलता है? वो तालुव्य से निकलता है।
कचट तप से। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजनों का उच्चारण तालुवे से होता है? तो कौन से व्यंजन का उच्चारण तालुवे से होगा? वो छह वर्ण का। जैसे आप देखते हैं च छ जय झ निय, तो च छ जय झ और निय, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका इसी से ही बन जाने वाला होता है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का सवाल। ई ई च छ जय झ निय का आदि का उच्चारण स्थान किससे है? देखो इसी से ही पहचान सकते हैं। च छ जय झ निय किसके थे? ये थे आपके तालुव्य से, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? तालुव्य सी इसका आंसर बनेगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालुव्य है? फिर से वे आप देख रहे हैं, देखो जय छ जय झ, जय आ गया आपका, तो जय झ आपका बी बनेगा इसमें आंसर आप। नेक्स्ट, य का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? देखो ये कैसा, ये रे ले वे, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, तो चारों के चारों आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि 59 का जो है वो, इनका जो य का जो उच्चारण स्थान है वो तालुव्य से होता है। स का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो स का उच्चारण स्थान अभी हम पीछे देख चुके हैं, तालुव्य से होगा। निम्न में से तालुव्य की ध्वनि है, तो फिर से वही से, तो तालुव्य की ध्वनि जो होगी वो कौन सी होगी? स उसकी ध्वनि होगी। च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तो च वर्ग की जो ध्वनि होगी अब वो हमारी जो आती है वो आपकी तालुव्य में आती है, क्योंकि च छ जय झ नियम। डे का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो डे को आप कहाँ से बोलते हैं? कि किस तरीके से बोलेंगे आप डे को? तो जो डे को बोलते हैं वो होते हैं हमारे मूर्धन्य से। हिंदी में मूर्धन्य की ध्वनियां हैं, देखो अभी पीछे हम देख चुके थे, डे जिसमें आ रहा है वही आपकी मूर्धन्य की ध्वनि कहलाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? टे ठे डे ढे ने। तो ये आपका इसमें आंसर बन जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहा जाता है? तो किसके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत। दंत जो होता है वो दंत में जो होती है वो जीभ बार बार जाकर टकराती है, इसलिए वो दंत कहलाते हैं। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत्य ध्वनि जो आपकी कहलाएगी, आप देखो क नहीं आएगी, च नहीं आएगी, त देखो जो जीभ है वो जाकर दांतों में लगती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? सी 66 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब ध्यान रखना कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है। देखो ट है, ठ है और आपकी ड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 67 का नहीं, ढ है आपका, ड नहीं है, ये नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका ये बनेगा, आपका डी आपका इसमें आंसर होगा। ट वर्ग किस वर्ग का है? देखो ट, जैसे आप देखते हैं क च ट कचट, तो कचट तब से देख सकते हैं, तो ट जो आ रहा है आपका, देखो ये किस में आता है? के टी एम और दा से, ये आता है आपका दंत से। तो तय वर्ग का जो यो ट है ये आपका मूर्धन्य में आता है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका 68 का सी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताओ, तो अभी आपको बताया कि उच्चारण स्थान ट वर्ग का क्या होगा, तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य से होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो उच्चारण किसका कहाँ से होता है ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसे हम कैसे देखेंगे? देखो क्या दंत से स का उच्चारण होता है? यस, दंत से स का ही उच्चारण होता है, बाकी सब गलत ही होंगे। अब एक ही आपको सही मिल गया। थ किस वर्ग का व्यंजन है? बताओ कि जो थ होता है वो आपका किस वर्ग का व्यंजन होता है? तो कोई थ जो होता है वो दंत से होता है। जैसे देखते हैं ना त थ द ध में, तो इसी से इसका निर्माण होता है। दंत वर्ण है तो त थ द ध, तो त आपका पहले ही आ रहा है, तो द आपको यहाँ पर यदि आप देखें तो 72 का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? सी 72 का आंसर बनेगा। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, क्या होती है? त थ द ध, तो ये जो होती है वो तालव्य से होती है। तो आंसर जो इसका 73 का जो आंसर बनेगा, सॉरी तालव्य का नहीं, दंत से होती है वो, दंत से आपका आंसर बनेगा, बी आंसर। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो तय वर्गों की ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। तय का उच्चारण स्थान होता है तो फिर से वही दंत ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत की ध्वनि जो होगी, आप देखो त थ द ध, अब त थ द ध, अब यदि यहाँ पर नहीं मिल पा रही तो अब आप इसको थोड़ा सा और चेक कर लो, तो कुछ जब इसे आप चेक करोगे तो क्या निकल कर आएगा? फिर ले आएगा आपका, तो ये ले भी जो है एक दंत्य ध्वनि होती है। हिंदी की ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जो होठ से बोले जाते हैं, जिनमें होठ आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो व्यंजन ध्वनि, तो ए
है, जय और भय, भय में मिल जाते हैं देखो। तो अब आप इनका उच्चारण करके भी आप खुद से महसूस कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 77 का बनेगा आपका सी। फिर कह रहा है आपका 78। 78 कहता है कि निम्न में से ओष्ठध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठध्वनि कौन कौन सी होती है। च एक ओष्ठध्वनि है। हिंदी की बै ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है वो कान से होता है। तो हिंदी की जो बै ध्वनि है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपको, आप खुद बोल कर देखो, बै बै। तो होठ मिलते हैं आपस में, जब होठ मिलते हैं तो आपका ओष्ठ ध्वनि कहलाएगा। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से। तो अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था कि यह होता है, र होता है, ल होता है और वह होता है। लेकिन इनमें से अब आप देखें कौन सा मैच कर रहा है, वह। इसलिए 80 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं अभी आपको पीछे बताया, ये, रे, वे और ले। तो ये, वे, रे आपका आंसर बनेगा। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर की जो श्रेणी में आते हैं जी, अर्ध स्वर होते हैं, यह भी एक अर्ध स्वर है और वह भी एक अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। इसलिए आंसर बनेगा आपका ए। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन से नहीं आता। देखो स्पर्श व्यंजन क भी है, च भी है और ट भी है। तो इसलिए आंसर क्या है, फिर ये एक स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो को अंतस्थ व्यंजन कौन सी नहीं है। ये अंतस्थ व्यंजन अभी बताया आपको, ये, रे, ले और वह अंतस्थ है। तो ये, रे, वे और ले ये अंतस्थ है, जबकि आंसर क्या है, वे आपकी अंतस्थ ध्वनि की श्रेणी में नहीं आती। नेक्स्ट सवाल। निम्न में से अर्ध स्वर है, पीछे देख चुके हैं, ये और वह दोनों ही अर्ध स्वर की श्रेणी में आपके आ जाते हैं। सही कथन चुनिए। ये और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। यस, ये और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। पहला ही कथन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको फिर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अभी आपको बताया ये, रे, ले और वे। अब आप देख लो इनमें से जो सा मिलता हो, तो ये, रे, ले मिल जाता है आपको। इसलिए आंसर ए बनेगा। पे, फे, बे, भे, मे का व्यंजन स्थान है। देखो पे बोल के देखो, फे बोलो, पे बोलो, इसका मतलब क्या आ रहा है, बार बार होठ आपस में मिलते हैं। तो इसलिए क्या बोला कहलाएगा वो ओष्ठ व्यंजन। निम्नलिखित ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है जिनमें जो होठ मिलते हो, लेकिन अब वो व्यंजन की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है वर्ण की बात। और जब वो वर्ण की बात करता है तो इसमें जो आएगा ऊ आएगा, ओष्ठ व्यंजन ऊ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ये, रे, ले, वे आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो फिर से ये, रे, ले, वे आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, फिर से ये, रे, ले, वे। तो फिर से आपका डी आंसर बनेगा। ये, रे, ले, वे किस प्रकार के हैं। तो अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखो ऊष्म व्यंजन आपके चार होते हैं। एक तो से, मतलब तीनों तो से, छोटा से, बड़ा से षटकोण वाला से और है, ये आपके ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और जब ये आपके ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका डी। उच्चारण की दृष्टि से से व्यंजन किस प्रकार के हैं। तो ये ऊष्म व्यंजन है, पीछे हम देख चुके हैं इनको। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, तीनों से होते हैं। तो से एक येरा और है भी होता है। तो ले नहीं है आपका। तो ले ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में नहीं आता। से का अंत है, ये भी क्या होगा, ये भी कैसे कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो फिर से वही से तीनों से और ले। अब जब यहाँ पर एक ले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को ले लो। ऐसे ऊष्म वर्ण कौन से हैं। ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो ये, रे, ले, वे होते हैं। वो सॉरी, ये, रे, ले नहीं, से। ये तो ये, रे, ले, वे तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आएंगे, ये आपके ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो फिर से अभी देखा, तीनों से और एक ले। तो कुछ से है, गे नहीं है, गे इसकी श्रेणी में नहीं आता। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऐसु व्यंजन में से और ले। तो ले आपका ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो फिर से ये आपका आंसर बनेगा डी। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों का सम्मिलित किया गया है। तो कुछ जो से बनता है ना, वो चार ही आपके पास संयुक्त व्यंजन होते हैं। और चार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो होता है छह आपका, एक होता है तैतृसुल वाला, एक होता है सैसरी वाला, ये वाला, और एक होता है आपका एक कौन सा होता है, एक होता है आपका ज्ञानी वाला, या फिर ये आपके संयुक्त श्रेणी की श्रेणी में।
अब जी ये इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो जय प्लस आपका सॉरी इसका नहीं, इसका तय हलंत रे से होता है। ऐसे आप देखते हैं से प्लस रे से होता है इसका उच्चारण, और इसका प्लस जय प्लस निया से होता है। इस तरह के निया से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब आप श्री श्री को देख लो, तो श्री का जो उच्चारण स्थान होगा वो ये होगा से और ये। उसी तरीके से आप देखेंगे छह, छह वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा, वो कै प्लस से वनता है आपका। तो कै प्लस से आपका ये आपका उच्चारण। फिर कहता है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। देखो संयुक्त व्यंजन अब मैंने आपको बताया चार होते हैं, त्रैवी, छवी और गैवी, तीनों तीनों के तीनों आपके ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। और जबकि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, तो इसलिए ये जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा, तो संयुक्त व्यंजन ये रहा आपका श्री जो वाला सैसरी वाला जो है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है। उसी तरीके से आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन गै बनता है, तो गै किससे बनता है, जय प्लस निया से बनता है। बी आपका आंसर। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में उनको रख दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन देखो ये है ये है ये है, जबकि सह षटकोण वाला सह नहीं है। त्रय इन दो वर्णों के संयोग से बन जाए तो तय और धन रह से बनता है। तय हलन प्लस रह से। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है। देखो जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 25, तो एक, तीन और पांच, एक तीन पांच वाले जो होते हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और इनमें से ही आपका जो बनेगा वो कै जो है वो एक तीन पांच में आता है, जैसे कै, ख, ग, घ और ढ। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो को एक, दो, तीन, चार और पांच, तो इसलिए एक भी आएगा, तीन भी आएगा और पांच भी आएगा। इसका मतलब क्या आपका अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। 12, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो को अल्प प्राण फिर से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्यंजन अल्प प्राण बनेगा, तो आपका यहाँ क्या बनेगा, च आपका अल्प प्राण बनेगा, क्योंकि एक में आता ही है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण व्यंजन फिर से आपका क्या बनेगा इसमें, बी, गे आपका अल्प प्राण व्यंजन होता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखो महाप्राण में क्या, देखो अल्प प्राण क्या देखे आपने, अल्प प्राण देखे हमने एक, तीन, पांच, और महाप्राण कौन से देखे हैं, तो महाप्राण जो बचे इनमें वही महाप्राण, तो दो और चार जो होते हैं वो महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, च, सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा होगा इसमें, महाप्राण व्यंजन होगा भय। दैवी अल्प प्राण, दैवी और मैं भी अल्प प्राण आते हैं। सभी महाप्राण वर्णों का वर्णों वाला समूह है, तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा होगा। अब आपको इसमें देखने देखो, एक, दो, तीन और चार और पांच, तो दो, एक, तीन, पांच तो अल्पप्राण, और दो और जो चार बनते हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब आपको मैच कराना है कि इसमें कौन सा ऐसा बनेगा। देखो ख आता है, हाँ, कै के बाद ख ही आता है, तो ख दो में आता है, छ आता है और ठ आता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। तो महाप्राण की श्रेणी में आपको फिर से रखना है इनको, तो महाप्राण जो बनेगा वो आपका बनेगा ठ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और वर्ण और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है वो महाप्राण की श्रेणी में आता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण की श्रेणी में आता है। ठीक, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किस से संबंधित हैं। तो महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी है, दूसरा और चौथा, दो और चार, तो दो और चार आपका सी में आपका आंसर। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग को कहते हैं। तो फिर से घुमा दिया, तो दूसरा और चौथा वर्ग से किस में आएगा, वो महाप्राण की श्रेणी में ही लेकर आएगा वो। निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो कौन सा कथन अशुद्ध है ये आपको छांटना है। देखो हिंदी में ग का उच्चारण परंपरा से भिन्न होता है, हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे ये ठीक है, परंपरा से भिन्न हो गया है। अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान रखना है कि अशुद्ध। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है, दो महाप्राण व्यंजनों का एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ये विसर्ग कंठ है, यस है। छह जो है एक संयुक्त व्यंजन है, हाँ बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी सुमेलित है। तो अब आपको फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे तो कैसे सुमेलित करेंगे, देखो कौन सी सुमेलित है। ग का जो है वो अघोष नहीं है, ग अघोष की श्रेणी में नहीं आता, फै अल्पराण की श्रेणी में नहीं आता, ठ आपका सघोष की श्रेणी में नहीं आता, जबकि स जो है वो ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि तीनों से स, स और स षटकोण वाला स और है।
ये आपके तीनों के तीनों ऊष्म श्रेणी में आते हैं, ऊष्म है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो बनेगा वो आपका बनता है स। एक तीन आपका जो बनता है अघोष वर्ण जो एक तीन सॉरी स बनता है आपका। नेक्स्ट, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा होगा? फिर से आपको फिर से वही छांटना है अघोष वर्ण, तो अघोष वर्ण कौन सा होगा? प। अघोष वर्ण कौन सा होगा? फिर से वही एक सवाल, क्योंकि कई कई होते हैं तो इसलिए बार बार बदल कर सवालों को पूछने का प्रयास कर रहा है। तो जो आपका जो सवाल का आंसर बनेगा उसमें च बनेगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? फिर से रिपीट करा इसने, और जो अघोष की श्रेणी में आएगा वो आएगा आपका क। घोष वर्ण कौन से होते हैं? तो जो घोष वर्ण होते हैं वो जो होते हैं आपके वो होते हैं जय। जय जो है एक घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। 28 नंबर का सवाल आपका, सॉरी 128, संघर्ष सघोष वर्ण कौन सा होगा? तो सघोष वर्ण जो होंगे वो आपके बै होता है। बै जो होता है वो आपकी सघोष वर्ण की श्रेणी में आता है। अयोग्य वाह, अयोग्य वाह किन्हें कहा जाता है? तो देखो, जो अयोग्य वाह कहे जाते हैं वो आपके विसर्गों को कहा जाता है। जैसे विसर्ग में टू डॉट लगते हैं ना, जैसे मैं आपसे लिख कह दूं दुख, तो दुख इस तरीके से लिखा जाएगा, टू डॉट लगेंगे बीच में, तो ये आपका विसर्ग की श्रेणी को कहलाते हैं। अयोग्य वाह कहा जाता है, तो अयोग्य वाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। ये आपको 130 में आपका इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, तो हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियां कहलाती हैं वो कहलाती हैं आपकी टोटल वर्ण, मतलब व्यंजन और स्वर को मिला दिया जाए तो ये टोटल आपकी 52 बनती है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, तो उन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो फिर उन्हें रखते हैं हम अयोग्य वाह। अयोग्य वाह का मतलब जो योग्य नहीं है, और योग्य कौन नहीं है? जो ना तो व्यंजन में ही आता ना ही स्वर की श्रेणी में आता, इसलिए वो अयोग्य वाह कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में ए और ए का ए क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में ए और ए जो है वो आपके कहलाते हैं आपके अयोग्य वाह। ये दोनों के दोनों अम, इसे बोलते हैं अम और इसे बोलते हैं आहा। अम और आहा जो है वो अयोग्य वाह की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो ऐसी जो ध्वनियां होंगी वो आपकी केवल और केवल अम और आहा ही होती हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग्य वाह ये रहे आपके अम और आहा। वह जो वर्ण है उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा? तो वह वर्ण का जो उच्चारण स्थान बनता है वो बनता है दंतोष्ठ से। दंत प्लस ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो सघोष महाप्राण व्यंजन की जो श्रेणी में आता है वो आता है आपका झ। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो देखो, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार भेद माने गए हैं केवल दो, व्यंजन के दो भेद माने गए। उच्चारण की दृष्टि से वह जो है, वह का जो उच्चारण स्थान होगा वो कहाँ से होगा? तो वह का उच्चारण स्थान पीछे भी देख चुके हैं हम, दंतोष्ठ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी कौन सी कहलाती हैं? तो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं आपकी च, छ, जय और छ। स्पर्श भी करेंगे और संघर्षी भी होती है, क्योंकि झंझनाहट होती है। जैसे झ बोल कर देखो, जय बोल कर देखो, च बोल कर देखो, जय बोल कर देखो, तो इसमें क्या होगा? सब में एक सी ध्वनियां आपको झंझनाहट के साथ उत्पन्न होती है, तो इसलिए 140 का जो बनेगा वो बनेगा ए आपका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंत और ओष्ठ से दोनों से बोली जाने वाली जो ध्वनि बनेगी वो आपकी वह इसका आंसर होगा। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी कहलाती हैं? तो वो ये कहलाती हैं आपकी भय। ये आपकी स्पर्श भी है, ये आपकी घोष भी है, ये आपकी महाप्राण भी है और ये आपकी ओष्ठ भी है, तो इसलिए भय जो है इतने नाम लेकर चलती है साथ। अब कहता है आगे सवाल नंबर 143 आपका, वो कहता है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो वर्ण का जो वैशिष्ट्य होगा वो होता है, देखो पहले आएगा दंत, फिर आएगा स्पर्श, फिर आएगा अल्पप्राण, फिर घोष और निरानुनासिक, तो इसलिए इसका वो बनेगा वैशिष्टिक जो बनेगा वो बी बनेगा इसमें। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? देखो, पाणिनि शिक्षा में जो आधार किए गए हैं, पहले आता है स्वर, उसके बाद उसका काल, उसका स्थान, प्रयत्न और अनुप्रधान। तो आपका जो आंसर बनेगा इसमें वो बनेगा आपका डी। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो अघोष अल्पप्राण की जो ध्वनियां होती हैं वो होती हैं आपकी क और त। दोनों ध्वनियां अघोष भी हैं
और अल्प प्राण भी होती है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में जो ध्वनि होगी, यदि आप इसे गौर से देखें तो कौन सी ध्वनि बनती है? इसमें युग्म बनते हैं, तो युग्मक ध्वनि कहलाती है प्रसन्नता में। ढ और डै, ढ डै, ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? अब ये देखो, ये कहना क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि प्योर शब्द बताना है इनमें। ये तालव्य ध्वनियां नहीं, ये मूर्धन्य उच्छिष्ट ध्वनियां। हाँ जी, ये जो है ये वर्ड आपका सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा, ये आपका बी बनेगा। तो इनका प्रयोग शब्द के आरंभ तथा मध्य अंत में किया जाता है, ये भी नहीं है। दोनों महाप्राण है, नहीं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो हिंदी में जो अनुस्वार होते हैं, वो जो होते हैं आपके, वो यह ध्वनि का सूचक नहीं होते। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क व्यंजन के विषय में जो हम देखेंगे, तो ये क्या है? क एक अल्प प्राण भी है, 1 3 5 में आता है। अघोष भी है, 1 4 5 में आता है। और स्पर्शी भी है और कंठ भी है, क्योंकि कंठ से बोला जाता है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ये इसका क्रम बनेगा, ए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होंगे? अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग का 5वां अक्षर। जैसे आप देखते हैं ना, क, ख, ग, घ और ड। तो ये जो बनता है, ये वाला 5वां अक्षर जो बनता है, ये आपका किसकी श्रेणी में आता है? तो ये आपका अनुनासिक व्यंजन की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है 5वां अक्षर को, इसको हम अशुभ अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि इससे किसी भी कविता का शुभारंभ नहीं होता, तो इसलिए अशुभ स्वर भी कहलाया जाता है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? देखो, शब्दकोश के अनुसार यदि आप इन्हें सजाने का प्रयास करेंगे, तो पहले आएगा आपका वक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में आप नहीं पढ़ सकते? यदि आप देखो, संयुक्त अक्षरों की पहचान में नहीं, लिपि से परिचय नहीं, बारह खड़ी से परिचय नहीं, वर्णमाला की क्रमबद्ध का ज्ञान, यदि वर्णमाला का क्रमबद्ध का ज्ञान नहीं है हमें, तो हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? बी आपका आंसर होगा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पीछे भी देख चुके थे कि जीवा के आधार पर स्वर जो होते थे वो 3 प्रकार के होते थे। नेक्स्ट, शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम आता है, वो आपका क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि ये जो बनता है, किससे बनता है? क्योंकि क वर्ग के बाद रखा जाता है। व का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, व को हम कई बार पढ़ चुके हैं, और जो व का जो उच्चारण स्थान बनेगा, वो बनेगा आपका दंतोष्ठ। दंत से भी बोला जाता है और ओष्ठ से भी ये बोला जाता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखो, पार्श्विक जो ध्वनियां होती हैं, वो आपकी कहलाती हैं लय। पार्श्विक ध्वनि आपकी लय कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? देखो, स्पर्श भी है और वो संघर्षी भी है, तो ऐसा केवल एक ही है, च। दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला है वह जो है वो दंत और ओष्ठ दोनों से बोल दिया जाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है, तो वह आपकी युग्मक ध्वनि कहलाती है। ये सभी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? देखो, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ये आप खुद ही सोचकर बताएंगे कि कौन से होंगे। देखो, कैवी, चैवी, पैवी और देवी, ये सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। रे का जो विवरण है वो मिलता है, रे का रे इसका मतलब क्या है, वो ये जानना चाह रहा है। रे जो है वो आपका देखो, वर्त्स भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है, तो ये आपका आंसर जो बनेगा आपका, वो ए बनेगा इसका। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण हैं। ये कौन सी ध्वनि ऐसी है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण की श्रेणी में भी आती है? तो एक केवल ख ही एक ऐसा है। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अंतस्थ कितने होते हैं आपके, और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, वो ये जानना चाह रहा है। तो वो 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये रे ले वे। ऊष्म भी कितने होते हैं? 4, ये रे ले और वे। उसके साथ साथ से, बड़ा से षटकोण वाला से, और है। 4 4 कितने हो गए? 8, इसलिए आंसर बनेगा आपका बी। काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? देखो, जो काकल्य वर्ण होते हैं वो आपके है होता है काकल्य वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो जो संघर्षी होगा वो कौन सा होगा? वो है वर्ण होता है संघर्षी। निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी नहीं है। देखो, ग्रीवा ध्वनि ये होती है, ये ही नहीं है आपकी। मूर्धन्य भी होती है, कंठ भी होती है, दंतोष्ठ भी होती है। जीवा की नोक
जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के समान वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ऐसे उच्चारण स्थान को वर्त्स्य कहा जाता है। वर्त्स्य। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो हम व्यंजनों को बांटते हैं वो बांटते हैं दो में। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में जो आपका क के बाद दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? आपका छ दिखाई देता है। नेक्स्ट। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्ण को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? जब किसी शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाते हैं तो उसे हम कह देते हैं एक तरीके से वर्ण विच्छेद। हिंदी वर्णमाला में छ से डै के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो छ और डै के बीच में जो ठीक बीच में आएगा वो आता है आपका निया। ये आपका वर्ड है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा इनमें? देखो जो पार्श्विक व्यंजन होते हैं वो होते हैं ले। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियां का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनियां जो होती हैं वो कौन से होती हैं? तो संबल ध्वनियां जो होती हैं वो आपकी संपृक्त ध्वनियां होती हैं। संपृक्त। रे धन मैं का रूप होगा। जब रे धन मैं का जो आप रूप निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे? तो ये मंगल फॉन्ट की कहानी दिखाने के प्रयास कर रहा है। और जब आप मंगल फॉन्ट पर देखेंगे तो ये जो रे है ये इसके ऊपर बैठ जाएगा आकर इस तरीके से। तो जो आपका आंसर बनेगा सी। प्रे में पूर्ण वर्ण पैरे में पूर्ण वर्ण है तो पूर्ण वर्ण कौन सा है इसमें? तो पैरे में पूर्ण वर्ण है आपका रे। क्योंकि देखो ये कैसे बना होगा? पे धन रे से। और जब पे को देखेंगे तो पे तो आधा है और जब पूर्ण कौन सा है? पूर्ण है आपका रे। तो जिसके नीचे हलंत लगा होगा वो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा? वो कभी भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। जिस पर हलंत नहीं लगा हुआ पूर्ण वर्ण कहलाएगा। वह व्यंजन है। देखो वह व्यंजन ने इसने कम से कम एक ही सवाल इसने कई बार से रिपीट कर दिया इसको। ये तो कई बार रिपीट कर दिया तो अब तो याद हो जाना चाहिए कि ये कैसा है। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आपका रखा जाता है। नेक्स्ट। डे और ढह को कहा जाता है तो डे और ढह को जो हम कहते हैं वो कहते हैं विकसित वर्ण। ये आपके विकसित वर्ण की श्रेणी में आते हैं। च छ जय जय उदाहरण है। तो च छ जय जय जो उदाहरण है वो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के उदाहरण कहलाते हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में देखो गिन के और आप चेक कर सकते हैं इसको। वैसे तो आंसर इसका कितना होगा? 3। वह है ये छह जो बना है ये जय से बना है और निया से बना है। तो इस तरीके से 3 वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 7। वर्णों के भेद नहीं, सॉरी, वर्णों के केवल 2 ही भेद होते हैं, स्वर या व्यंजन। तो इसलिए आपको 2 आंसर बनेगा इसका। इसलिए आंसर इसका सी बनेगा। नेक्स्ट। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क्रम आता है वो आप पीछे ही पढ़ चुके हैं कि वो कै के बाद आता है। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? अब देखो मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। अब इसमें क्या दिखाई देता है आपको कि कौन से में नहीं होगा? तो मातृभूमि में जो है वो रे नहीं आता। तो ध्यान रखना ये जो रे है ना ये रे की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है तो कौन सा इनमें से एक ऐसा है जो वर्ण व्यंजन नहीं है? तो वर्ण ये क्या है? स्वर है। ये आपका वो जो है एक स्वर की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है जो ओष्ठ से ना बोली जाती हो? तो पै भी बोला जाता है, बै भी, मैं भी, पैतै नहीं बोला जाता। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? यही बन जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? तो द्वित व्यंजन जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं दिल्ली में। जैसे द्वित का मतलब एक आधा प्रयोग हुआ है और दूसरा पूरा। ये जैसे दिल्ली, जैसे आप देखते हैं गड्डी, तो इसमें भी क्या है? गड्डी, गड्डी भी क्या है? द्वैत व्यंजन प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं आपके। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल। कौन सा अमानक शब्द है? अमानक शब्द जो आप देखते हैं जो अमानक शब्द की श्रेणी में आता है वो आता है आपका ये वाला है। तो अमानक शब्द की श्रेणी में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देखो कौन सा स्वर नहीं है? देखो जय स्वर एक स्वर नहीं है, ए एक स्वर है, उ एक स्वर है और ए एक स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? तो ट वर्ग की श्रेणी में घ नहीं आता। बाकी ट ठ ड ढ ण ये सब आते हैं।
सजातीय संधि स्वर कौन सी नहीं है? तो वो जो सजातीय का मतलब होता है जो एक से वर्णों से मिलकर बनती है, उसी को सजातीय संधि कहते हैं। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि सजातीय संधि स्वर कौन सा नहीं है, तो ए जो है एक सजातीय संधि स्वर की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो कौन सा वर्ण आपका स्वर होगा इसमें? तो जो स्वर होगा वो ये आप वैसे भी देख सकते हैं, ए होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन ये रहे लैब होते हैं, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? जब हम ओ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो ओ का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो कंठ और ओष्ठ दोनों से बनता है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो च और छ का जो उच्चारण स्थान बनेगा वो बनेगा तालुव्य। कै गे जय फे ध्वनियां कैसी हैं? देखो अरबी फारसी की ध्वनियां किसी के भी नीचे, जैसे आप देखते हैं ना फे लिखना, इसके नीचे एक बिंदी रख दो तो ये कैसा बन जाता है? अरबी फारसी का शब्द बन जाता है। और सबके नीचे क्या लिखा हुआ? बिंदी लगी हुई है, देखो गे जय जय, तो इनको जय बोलेंगे, जय गे खे, तो इस तरीके से बोलते हैं। तो ये अरबी फारसी के शब्द दिखाई देते हैं आपको। फिर नेक्स्ट है आपका तालुव्य व्यंजन होते हैं। देखो तालुव्य व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? जो तालुव्य व्यंजन होते हैं वो हमारे होते हैं च, छ, जय और छह। तो इसलिए आंसर आपका बी बनेगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन वर्ण घोष की श्रेणी में नहीं रखे जाते? तो वर्ण घोष की श्रेणी में तय को नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है किस शब्द में रे ऋषि स्वर नहीं है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस शब्द में आपका नहीं आएगा। तो आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जो रे ऋषि का है, ये भी रे ऋषि का है और ये भी रे ऋषि का है। आज में कोई भी रे ऋषि का शब्द नहीं है। किस किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आंसर बनेगा ए। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की जो संख्या मानी गई है वो आपकी 52 मानी गई है। नेक्स्ट सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी सी, आपका 33 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? देखो ऊष्म जिनमें से गर्म हवा बाहर निकलती हो, तो ये आपके से, ये जो है आपके 202 में जो ए ऑप्शन है आपका ये हिट होगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहेंगे? तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष। अघोष की श्रेणी में उनको रखा जाता है। ये रेलेवे, ये जो है ये है अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो कौन सा पश्च स्वर होगा आपका? तो पश्च स्वर की जो श्रेणी में आएगा आपका, वो आएगा आपका हाँ, पश्च स्वर कहलाता है। प्रियतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? देखो जो प्रियतन के आधार पर हम लय की बात करें तो लय जो है वो पार्श्विक ध्वनि की श्रेणी में आती है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो यह रह लय वह, तो यह है वह है और लय वह है, तो है नहीं आपका। अर्ध स्वर कौन सा है? देखो अर्ध स्वर की जो श्रेणी में आता है वो यह आता है, यह जो है एक अर्ध स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के जो व्यंजन होता है वो निया, जैसे नाक से बोले जाते हैं उन्हें नासिक के कहते हैं, जैसे निया। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए जो वर्ण है आपके वो कंठ तालुव्य कहलाते हैं। आंसर बनेगा आपका डी। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा होगा? अघोष वर्ण की जो श्रेणी में आएगा वो आएगा आपका स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो घ का जो उच्चारण स्थान बनेगा आपका वो बनेगा आपका कंठ। कंठ से बोला जाता है आपका। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो कौन आपका वर्ण ओष्ठ की श्रेणी में नहीं है? तो आ जो है वो वर्ण ओष्ठ की श्रेणी में नहीं आता। अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है? तो 1 3 5 को देख लो। तो वो 1 3 5 में देखें तो एक तो है इसमें, लेकिन दो भी आ रहा है इसमें, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से भी काट सकते हैं आप इसको। अब आप देखें तो च छ निया ये आता है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? च छ निया, बी आंसर। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण वर्ण की जो श्रेणी में आते हैं वो आपके है आता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? एक। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसे मानक स्थान में, जो मानक स्थान है इसको स्थान नहीं दिया गया हिंदी की वर्णमाला में, इसको श्री को मानक नहीं माना गया है। स है कौन से व्यंजन है? तो ये आपके कैसे कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो संघर्षी भी कहलाएंगे और ऊष्म भी कहलाएंगे, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? डी। छह ध्वनि किस प्रकार के किस प्रकार अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आती है छह ध्वनि। कौन सा वर्ण घोष नहीं है?
तो कौन सा वर्ण आपका घोष नहीं होगा इसमें? तो तय जो है वो एक घोष नहीं है। रे स्वर नहीं है, तो रे जो स्वर नहीं है किस में नहीं है? आज में नहीं है, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसलिए आंसर डी में है। सवाल नंबर 221, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपका क्या है? कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं कहलाता? तो जो मूल स्वर की श्रेणी में नहीं आता वो नहीं आता आपका ए। ये मूल स्वर की श्रेणी में नहीं आता, जबकि ए, ई और ऋषि का ये मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? जो होठों से बोले जाते हैं उन्हीं के उच्चारण में क्या मिलेगी? आपको कठिनाई मिलेगी। जैसे आपका बै, बै को आप बिना होठ मिलाए बोल ही नहीं सकते। जब नहीं बोल सकते तो जब एक होठ कट गया तो बै को बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, तो स्वर रहित रै का जो प्रयोग हुआ है वो कह रहा है कि किस में हो? जिसमें स्वर न हो। तो ऐसा जो वर्ण मिलेगा वो आपको केवल पुनर्निर्माण मिलेगा। इसमें स्वर रहित है, पुनर्निर्माण। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो ऐसा केवल और केवल अत्यंत में हो सकता है, अत्यंत। ठीक है, तो ये हो जाते हैं देखो आपकी वर्णमाला। वर्णमाला आपकी इतने, वर्णमाला में हमने जो क्वेश्चन देखे हैं पीछे आपके, ये वर्णमाला से संबंधित आपके क्वेश्चन है। और अब देखो जो इसमें बचे हुए हैं वो विराम चिन्ह को लेकर सवाल बने हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं। तो इसके लिए विराम चिन्ह के लिए जो यूनिट नंबर आपकी 1.2 में देखेंगे इसको। ठीक, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको इसकी, या फिर आप ये कह लो जो आदित्य पब्लिकेशन की जो कंप्लीट बुक है जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, वो उसकी पूरी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम वहां पर मिलती रहेगी। तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।